ठीक है, तो अब हम लोग आते हैं, दो प्रॉपर्टी हम लोग पढ़ लिए है ना, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज इक्वल टू रैंक ऑफ ए, और रैंक ऑफ ए इज लेस देन इक्वल टू रो की संख्या और कॉलम की संख्या। ठीक है, अब हम लोग आते हैं, एक थ्योरम लिखिए, लेट ए एम बाई एन इसको बी से हम डिनोट कर देते हैं, बी ए मैट्रिक्स ऑफ रैंक एन, है ना। कितने रैंक का है? एन रैंक का है, मतलब फुल कॉलम रैंक है ना। देन द रैंक ऑफ ए बी बराबर क्या हो जाएगा? ए, सॉरी, रैंक ऑफ, कहने का मतलब अगर बी कोई फुल कॉलम रैंक का मैट्रिक्स है, तब बी से अगर हम लोग, एक मिनट थोड़ा मिस्टेक हो गया यहाँ पर, रैंक ऑफ बी ए करेंगे, ठीक है ना, बी ए बराबर रैंक ऑफ ए। अगर बी क्या है? फुल कॉलम रैंक का मैट्रिक्स है, तब बी से अगर कोई मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हुआ है ए, ठीक है, और ए का पोजीशन कहाँ पर है? बी के बाद, है ना, तब रैंक ऑफ बी ए किसके बराबर हो जाएगा? रैंक ऑफ ए के बराबर। कहने का मतलब कि बी से अगर हम ए को पोस्ट मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए का रैंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, है ना। पिछले क्लास में हम लोग क्या पढ़े थे कि अगर कोई मैट्रिक्स ए इन्वर्टिबल है या फिर कोई मैट्रिक्स बी इन्वर्टिबल है ना, हम लोग ये पढ़े थे, थ्योरम क्या हम लोग पढ़े थे, इफ बी इनवर्स एग्जिस्ट देन रैंक ऑफ ए बी रहे या फिर रैंक ऑफ बी ए रहे, ये किसके बराबर हो जाता है? रैंक ऑफ ए के बराबर ही हो जाता है। पिछले क्लास में हम लोग पढ़े हैं, है ना, कि इन्वर्टिबल मैट्रिक्स किसी भी मैट्रिक्स के साथ मल्टीप्लाई होता है तो मैट्रिक्स के रैंक को कोई प्रभाव नहीं डालता है। तो यहाँ क्या है? यहाँ तो एक रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, तो यहाँ बी इनवर्स की बात तो नहीं करेंगे, लेकिन यहाँ किसकी बात करेंगे? अगर फुल कॉलम रैंक रहा, ठीक है, फुल कॉलम रैंक रहा तो भी अगर बी के साथ कोई मैट्रिक्स पोस्ट मल्टीप्लिकेशन है, अब हम लोग ये नहीं कहेंगे कि रैंक ऑफ ए बी बराबर रैंक ऑफ बी ए, क्योंकि अब मल्टीप्लिकेशन एग्जिस्ट भी तो करना चाहिए। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट हमारा सेटिस्फाई भी करना चाहिए, है ना। तो इस केस में हम लोग रैंक ऑफ ए बी इक्वल टू रैंक ऑफ बी ए इक्वल टू रैंक ऑफ ए नहीं कहेंगे, ठीक है। इस चीज़ को ध्यान दीजिए कि अगर बी फुल कॉलम रैंक का है, तब बी के बाद अगर कोई मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तब बाद में जो आने वाला मैट्रिक्स है उसके रैंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। इसको समझने के लिए कैसे करेंगे? इसको समझने के लिए हम एक शॉर्ट मैट्रिक्स लेते हैं, एम बाई एन, इस तरह का बड़ा मैट्रिक्स हम नहीं लेते, ठीक है। तो इसको समझने के लिए हम क्या करते हैं, सपोज बी क्या है हमारा, 3/2 ऑर्डर का एक मैट्रिक्स है ना, और रैंक ऑफ बी क्या है हमारा, 2 है। तो बी के साथ ए को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे पोस्ट मल्टीप्लिकेशन, तो ए का ऑर्डर हम सपोज मान लिए 2/4, ठीक है ना, 2/4 मान लिए, कोई दिक्कत इसमें? थोड़ा सा बड़ा लेते हैं ताकि समझने में आसानी हो,
इसको 4/3 कर दें और इसको 3/5 कर देते हैं। थोड़ा सा बड़ा ले लीजिए ताकि समझने में आसानी हो। और इसको इन जनरल हम लोग सेम प्रूफ हम लोग इसको देख सकते हैं। और सपोज रैंक ऑफ यहाँ पर ये 3 कर देते हैं ना, ये क्या है, फुल कॉलम रैंक का है। और रैंक ऑफ ए मान लेते हैं हमारा कितना है, 2। ठीक है, तो हम क्या गारंटी दे रहे हैं यहाँ पर, हम गारंटी दे रहे हैं कि बी एक 4/3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसमें रैंक ऑफ बी 3 है, और ए एक 3/5 ऑर्डर का मैट्रिक्स है जिसमें रैंक ऑफ ए क्या है, हमारा 2 है। तो हम ये गारंटी दे रहे हैं कि रैंक ऑफ बी ए हमारा 2 होगा। ठीक है, ये हमारा क्या है, हम इसको क्लेम कर रहे हैं, दिस इज माई क्लेम। तो इसके लिए कैसे करेंगे हम लोग, बी फुल कॉलम रैंक का मैट्रिक्स है। ठीक है, सिंस बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ फुल कॉलम रैंक, इसका मतलब देयर एग्जिस्ट अ मैट्रिक्स P, ये क्या है, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, सच दैट PB बराबर हम ऐसे लिख सकते हैं, I3 0 सॉरी I3 0। ठीक है, इस तरह से लिख सकते हैं। अभी हम लोगों ने देखा, एग्जाम्पल में भी हम लोगों ने देखा। ठीक है, और फिर बी ए के लिए हम लोग क्या कहेंगे, देखिए ये रैंक ऑफ ए क्या है, इसका कॉलम संख्या से भी छोटा है और इसका रो संख्या से भी छोटा है। तब हम लोग क्या कह सकते हैं कि सिंस रैंक ऑफ ए बराबर 2, therefore there exists a matrix Q such that, हम लोग क्या लिख सकते हैं बताइए, ए क्यू बराबर A2 0। ठीक है, इस तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ये क्या है, एक 2/2 का कोई मैट्रिक्स है। ठीक है, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन के जरिए कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें क्या किए हैं, सिर्फ रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई किए हैं, और इसमें क्या है, सिर्फ कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई हुआ है ना। इसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन, इसमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन। अब A2 कोई भी एक मैट्रिक्स है, A11 A12, ठीक है, सपोज इसका ऑर्डर बी का ऑर्डर कितना था बताइए, बी का ऑर्डर था 4/3, और ए का ऑर्डर कितना था 3/5। तो A2 किस तरह का होगा, या फिर इसको हम पूरा ही लिख देते हैं किस तरह का है, A11 A12 A21 A22 A31 A32, ठीक है, और बाकी 3 कॉलम जो बच रहा है वो क्या है, 0 0 है। ठीक है ना। तो
पी बी ए क्यू, सबको मल्टीप्लाई कर दीजिए, पी बी ए क्यू, तो पी बी इंटू ए क्यू हो जाएगा। पी बी क्या है हमारा, I30, इसका ऑर्डर है 4/3, और ये हमारा है जो यहाँ पर है ये। अब इसको मल्टीप्लाई कीजिए, क्या आएगा। अब हम I3 को भी एक्सपेंड कर देते हैं, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है, और लास्ट में क्या आएगा 0 0 0। A11 A12 0 0 0, A21 A22 0 0 0, A31 A32 0 0 0। ठीक है, ये कितना है 3/5 का है। यहाँ तक किसी को दिक्कत बताइए, यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बताइए। अब इसको प्रोडक्ट कीजिए, कितना आएगा, इस पोजीशन पे A11 आएगा, A21 A31 और लास्ट में 0, ठीक है। फिर A12 A22 A32 0 आएगा कि नहीं आएगा। और फिर जब इस कॉलम को लेंगे तो सारा 0, इस कॉलम को लेंगे सारा 0, इस कॉलम को लेंगे सारा 0। अब देखिए, ये दोनों क्या था, लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम था, ये दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम है ना, क्योंकि इसको इकेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है, किस के वाइज, कॉलम वाइज इसको इकेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया गया है पोस्ट मल्टीप्लिकेशन की सहायता से। तो ये क्या निकलेगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम निकलेगा, है ना। यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये C1 और ये C2 है, तो C1 एंड C2 आर लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स। तो यहाँ पर देखिए कि वही चीज यहाँ पर बच गया, बस एक एक्स्ट्रा 0 लग गया, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा हमारा। ये भी ये C1 और C2 जो मिलेगा, ये क्या होगा, लीनियरली इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है ना। तो नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम कितना बचा, बाकी तो हमारा 0 हो गया, ठीक है। नंबर ऑफ लीनियरली इंडिपेंडेंट कॉलम्स कितना बच गया हमारा, 2 बच गया। तो रैंक कितना आ जाएगा, रैंक ऑफ पी ए बी क्यू बराबर कितना आ गया, 2 आ गया। अब एलिमेंट्री मैट्रिक्स के मल्टीप्लिकेशन से रैंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है ना। ये दोनों क्या है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स का प्रोडक्ट है, P, या फिर हम लोग कह सकते हैं कि P एंड Q आर इन्वर्टिबल मैट्रिसेस, है ना। और इन्वर्टिबल मैट्रिक्स के प्रोडक्ट से रैंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, इसीलिए हम लोग रैंक ऑफ पी ए बी क्यू को क्या लिख सकते हैं, रैंक ऑफ ए बी। और ये किसके बराबर है, 2, और 2 किसका रैंक था हमारा, सॉरी यहाँ पर पी बी ए क्यू है, इसको थोड़ा सा चेंज कर दीजिए, ऐसे, ठीक है। रैंक ऑफ 2 किसका था, 2 रैंक कौन से मैट्रिक्स का था, रैंक ऑफ ए का था, है ना, ए का रैंक 2 था, तो हम लोग क्या कहेंगे, इसका रैंक ए के बराबर हो गया। मतलब बी के प्रोडक्ट करने से रैंक ऑफ ए में कोई प्रभाव नहीं पड़ा, क्यों, क्योंकि बी का क्या था, फुल कॉलम रैंक था, है ना।
बी का फुल कॉलम रैंक था। इसी तरह से हम लोग रो के लिए भी कह सकते हैं कि अगर बी का फुल रो रैंक रहेगा तब क्या होगा, है ना। तो लेट बी बी ए मैट्रिक्स ऑफ रैंक एम, है ना। एम क्या है, नंबर ऑफ रोज है। देन रैंक ऑफ, अब क्या करेंगे, प्री मल्टीप्लिकेशन करेंगे ए को, तब रैंक ऑफ ए में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। अगर बी क्या रहे, फुल रो रैंक रहे, बी इज ए मैट्रिक्स ऑफ फुल रो रैंक, जितना रो की संख्या है उसी के बराबर अगर हमारा मैट्रिक्स का रैंक रहे, बी का रैंक किसके बराबर रहे, बी के रो की संख्या के बराबर, तो बी से कोई भी मैट्रिक्स को प्री मल्टीप्लाई करेंगे तो प्री मल्टीप्लाई होने वाले मैट्रिक्स के रैंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये क्लियर है। ये सब थ्योरम इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि ऐसे ही पूछा जाएगा, ए इज ए रैंक ऑफ ए, ऑर्डर ऑफ ए इज दिस, ऑर्डर ऑफ बी इज दिस, रैंक ऑफ बी इज दिस, देन बताइए रैंक ऑफ ए बी क्या होगा, ठीक है ना। तो ये सब थ्योरम अप्लाई होगा। कभी क्या देगा, एक इन्वर्टिबल मैट्रिक्स दे देगा, सपोज ए इज ए इन्वर्टिबल मैट्रिक्स, बी इज एनी मैट्रिक्स, देन रैंक ऑफ ए बी, है ना। तब इन्वर्टिबल मैट्रिक्स से किसी भी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो रैंक में कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, तो रैंक ऑफ ए बी बराबर रैंक ऑफ बी, इस तरह से कहेंगे। तो सारा थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। यहाँ यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम? नो सर। अब नेक्स्ट थ्योरम है रैंक ऑफ ए बी। अब इसमें फुल रैंक की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं, है ना, नहीं फुल कॉलम रैंक नहीं फुल रो रैंक। अगर आर्बिट्रेरी कोई मैट्रिक्स है तो इसका रैंक किसके बराबर हो जाएगा, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ बी, ठीक है। ये बराबर नहीं होगा, रैंक ऑफ ए बी क्या होगा, रैंक ऑफ ए से भी छोटा होगा और रैंक ऑफ बी से भी छोटा होगा। इस थ्योरम का मतलब क्या है, रैंक ऑफ ए बी प्रोडक्ट का रैंक जो है इंडिविजुअल रैंक से छोटा होगा, है ना। रैंक ऑफ ए बी हमेशा रैंक ऑफ ए से छोटा होगा और रैंक ऑफ बी से भी छोटा होगा। अगर ज़्यादा थ्योरी हो गया है तो इसको हम एक्सप्लेन नहीं करेंगे, एकदम वही सब हम करेंगे वापस से, है ना। इसको ऐसे ही छोड़ दें या फिर इसको एक्सप्लेन करें? सर थ्योरम सबको डायरेक्ट थोड़ा लिख दीजिए। ठीक है, डायरेक्ट लिख देने से थोड़ा सा क्या होगा कि अगर लैंग्वेज बना के पूछेगा तो नहीं आप बना पाएंगे, है ना। तो अच्छा, इसी, मतलब शॉर्टकट करके। हाँ, तो इसीलिए एक्सप्लेन करना जरूरी है। ये हो गया। अब और एक थ्योरम लिखिए, रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। आज थोड़ा थ्योरी ज़्यादा हो गया इसीलिए हम सब लिख रहे हैं, लेकिन हम वापस आएंगे, है ना, इस सबको एक्सप्लेन करने के लिए। बिना एक्सप्लेन कर किए नहीं छोड़ना है। अब देखिए, लेट ए क्या है हमारा, m बाई n ऑर्डर का मैट्रिक्स है, ठीक है। और बी ऑब्वियसली क्या होगा, n बाई p टाइप का होगा, इसका रो की संख्या इसकी कॉलम की संख्या के बराबर होगा। तब हम इसी का और एक फॉर्म लिखते हैं जिसमें लेफ्ट इनइक्वलिटी रहेगा, है ना। रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी माइनस n लिख रहे हैं। n क्या है यहाँ पर गौर करना है, क्या है, ए की कॉलम की संख्या, दिस इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए बी। अब यहाँ पर इसका राइट हैंड साइड इनइक्वलिटी तो यहाँ से है ही, मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी।
ठीक है। अब ये जो थ्योरम है इसका भी लेफ्ट इनइक्वलिटी लिखिए। मॉड ऑफ रैंक ऑफ ए माइनस रैंक ऑफ बी, ये क्या हो जाएगा, रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। ठीक है, ये सबको एक्सप्लेन करेंगे एक एक करके हर एक दिन, समझ रहे हैं ना, ऐसे छोड़ना नहीं है, लेकिन बस आज हम लिखा दिए सारा। नेक्स्ट थ्योरम लिखिए, रैंक ऑफ ए ट्रांसपोज के बराबर, कंजुगेट करने से भी कोई फर्क नहीं, ए को ए से ट्रांसपोज करने पर भी कोई फर्क नहीं आएगा, सेम रैंक रहेगा। ट्रांसपोज पहले लिखें और उसके बाद ए को लिखें तो भी कोई फर्क नहीं, ए स्टार रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं आएगा, ए स्टार ए रहेगा तो भी कोई फर्क नहीं आएगा। ठीक है, बस इतना सारा थ्योरम है, एनफ है, इससे अब हमारा सारा क्वेश्चन लगभग बन जाना चाहिए। ठीक है, इतना, किसी को प्रॉब्लम यहाँ तक? सारा थ्योरम एक बार देख लीजिए। रैंक ऑफ ए बी क्या होगा, रैंक ऑफ ए से भी छोटा, रैंक ऑफ बी से भी छोटा। रैंक ऑफ ए प्लस बी किससे छोटा होगा, रैंक ऑफ ए पहले कैलकुलेट कीजिए, फिर रैंक ऑफ बी कैलकुलेट कीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए, तो जो क्वांटिटी आएगा उससे हमेशा रैंक ऑफ ए प्लस बी छोटा होगा। ठीक है सर, रैंक जो ए प्रोडक्ट बी है वो हमेशा छोटा होगा ना? किस, हाँ, रैंक ऑफ ए से भी छोटा होगा और रैंक ऑफ बी से भी छोटा होगा। ठीक है, ठीक है, इतना सारा इनइक्वलिटी याद रखना है आपको। अब क्वेश्चन ले लीजिए कुछ, लेट ए एंड बी n by n real matrices, then which of the following statement is correct? आपको ऑप्शन दे दिया, रैंक ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। दूसरा ऑप्शन क्या दे दिया, रैंक ऑफ ए प्लस बी इज लेस देन इक्वल टू रैंक ऑफ ए प्लस रैंक ऑफ बी। ठीक है, रैंक ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मिनिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। डी है रैंक ऑफ ए प्लस बी इक्वल टू मैक्सिमम ऑफ रैंक ऑफ ए रैंक ऑफ बी। कौन सा ऑप्शन सही होगा बताइए? ऑप्शन बी, सेकेंड नंबर। ठीक है, बी ऑप्शन। ये क्वेश्चन आया हुआ है ना, नेट का क्वेश्चन है, किस ईयर आया है याद नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, लेट डी बी ए non-zero n by n रियल मैट्रिक्स विथ n का वैल्यू क्या है, 2 या 2 से ज़्यादा। तब क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग implication
इज वैलिड। कौन सा सही है? पहला क्या कह रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ डी बराबर 0 इम्प्लाइज रैंक ऑफ डी बराबर 0। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ डी बराबर 1 इम्प्लाइज रैंक ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 1। फिर क्या कहता है? रैंक ऑफ डी बराबर 1 इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 0। रैंक ऑफ डी बराबर n इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 1। कौन सा सही होगा बताइए? ए नंबर। हाँ, कौन सा? ए नंबर 1 1 कितने लोग कह रहे हैं बताइए? सब कोई 1 कह रहे हैं? रैंक 0 नहीं होता है सर। हाँ, रैंक 0 होगा। किसका? किस मैट्रिक्स का रैंक 0 होगा? रैंक ठीक है, अगर हम 0 मैट्रिक्स रैंक 0 किसका होगा? आश्चर्य होगा। 0 मैट्रिक्स रहेगा, नल मैट्रिक्स रहेगा तब, है ना। रैंक ऑफ ए बराबर 0, दिस इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाई ए 0। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अगर रैंक ए 0 है मतलब कोई भी उसमें नॉन जीरो एंट्री नहीं है। एक भी नॉन जीरो एंट्री रहता तो हम लोग क्या कहते? 1 बाई 1 ऑर्डर का एक सब मैट्रिक्स मिल जाएगा जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 होगा, तो रैंक 1 हो जाएगा। ठीक है, एक भी अगर नॉन जीरो एंट्री रहेगा मैट्रिक्स में तो रैंक 1 एटलीस्ट होगा। ठीक है ना, एटलीस्ट 1 होगा। और 0 रैंक कहने का मतलब 0 मैट्रिक्स है, सारा एंट्री 0 है, अदरवाइज रैंक 0 नहीं हो सकता। ठीक है ना। तो अब इसमें बताइए कौन सा ऑप्शन इसमें सही है? एक एक करके ले हम। डिटर्मिनेंट ऑफ डी बराबर 0 क्या कहता है? डिटर्मिनेंट ऑफ डी बराबर 0 कहने का मतलब n ऑर्डर का सब मैट्रिक्स मिलेगा जिसका जो कि नॉन सिंगुलर होगा। डी का ऑर्डर कितना है? n बाई n, है ना। तो डी अपने आप का एक सब मैट्रिक्स है और डिटर्मिनेंट ऑफ डी 0 हो जा रहा है। कहने का मतलब अब हमको एल्गोरिदम में स्टेप 2 चलना पड़ेगा, n से छोटा सब मैट्रिक्स देखना पड़ेगा, है ना। मतलब रैंक ऑफ डी का n होने का चांस खत्म। ठीक है ना। जैसे डिटर्मिनेंट ऑफ डी, एकदम शुरू का डेफिनेशन याद कीजिए, ये क्वेश्चन शुरुआती डेफिनेशन का है कि हम लोग रैंक कैसे चेक करते थे? सब मैट्रिक्स का हेल्प से सब मैट्रिक्स बना के कैसे करते थे? अगर डी कोई मैट्रिक्स अगर दिया हुआ है, डी 5 बाई 5 ऑर्डर का दिया हुआ है, पहला स्टेप क्या है? फाइंड ऑल सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 5। ठीक है, अगर जितना भी सब मैट्रिक्स आपको मिलेगा 5 ऑर्डर का, सारे का डिटर्मिनेंट 0 आ गया, तब हम लोग क्या करेंगे? फाइंड ऑल सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 4। अगर सारे का डिटर्मिनेंट 4 ऑर्डर के सारे सब मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट 0 मिलेगा, तब हम लोग नेक्स्ट स्टेप जाएंगे और इसमें से एक भी नॉन जीरो मिलेगा, नॉन जीरो डिटर्मिनेंट का मैट्रिक्स मिलेगा, तब हम लोग रैंक क्या करेंगे? रैंक हम लोग घोषित कर देंगे 4। ठीक है ना। तो ये क्या कह रहा है? डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल टू 0 कहने का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल टू 0 कहने का मतलब अगर 5 बाई 5 ऑर्डर का है तो 5 ऑर्डर का एक भी सब मैट्रिक्स नहीं है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, क्योंकि पूरा होल मैट्रिक्स ही 5 बाई 5 ऑर्डर का है। तो 5 ऑर्डर का सिर्फ एक सब मैट्रिक्स जो अपने आप में है, तो हमको नेक्स्ट स्टेप मूव करने के लिए मजबूर कर रहा है। ठीक है ना। तो इस मैट्रिक्स का रैंक हमारा 5 नहीं हो सकता,
या फिर n नहीं हो सकता। तो हम लोग क्या कहेंगे, ये जो इंफॉर्मेशन दिया है इसके आधार पर हम लोग क्या कह सकते हैं, रैंक नहीं, रैंक ऑफ डी हमारा 5 नहीं हो सकता, हो सकता है 4 हो जाए, 3 हो जाए, 2 हो जाए, 1 हो जाए, कुछ भी हो जाए, लेकिन 5 नहीं हो सकता, इसका गारंटी देंगे। उसके बाद क्या होगा उसका गारंटी नहीं, तो ये लेस देन एन कहेंगे हम लोग, या फिर रैंक ऑफ डी लेस देन इक्वल टू n-1, दोनों में से कुछ भी कहिए। लगभग 5 से कम होगा ना, हाँ 5 से कम होगा, तो 0 हो सकता है कि नहीं? 0 भी हो सकता है। डी को किसने देखा है, हो सकता है डी हमारा नल मैट्रिक्स है, डी के बारे में तो कोई पहचान नहीं दिया है ना, हो सकता है डी हमारा 0 है। तो 5 से कम होगा इसका गारंटी है, उसके बाद क्या होगा उसको हम लोग नहीं जानते। अगर आपको सिर्फ इतना इंफॉर्मेशन दिया है कि जो होल मैट्रिक्स है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है और उसका डिटर्मिनेंट 0 है, तो हम लोग इतना कह सकते हैं कि मैट्रिक्स के ऑर्डर के बराबर रैंक नहीं होगा। अब ऑर्डर से कम कुछ भी रैंक हो सकता है, ठीक है। तो पहला जो केस है क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ डी बराबर 0, तो रैंक ऑफ डी हम लोग लेस देन n कहेंगे, इसके अलावा हमको कोई जानकारी नहीं। लेकिन पहला ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल टू 0 इम्प्लाइज डिटर्मिनेंट ऑफ डी, सॉरी रैंक ऑफ डी इक्वल टू 0, ऐसा गारंटी नहीं है ना, ये गारंटी नहीं है। यहाँ पर हम लोग बस इतना कह सकते हैं रैंक ऑफ डी इज लेस देन n, ठीक है ना। तो जो गारंटी नहीं है उसको कट कर देंगे, ठीक है। अब बी क्या कह रहा है, देखिए डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल टू 1 कह रहा है, लेकिन ये 1 2 3 हम लोग नहीं जानते। हम लोग इसका मतलब क्या समझेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 0, 3 नंबर होगा तेरा में से, ठीक है। अब डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब एक सब मैट्रिक्स मिल गया जिसका ऑर्डर n/n है और नॉन सिंगुलर भी है। डी इज ए नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स ऑफ इटसेल्फ, ऐसा मिल गया ना। तो इस डी के ऑर्डर के बराबर ही हमारा रैंक हो जाएगा, इसका मतलब रैंक ऑफ डी हमारा कितना हो जाएगा, n हो जाएगा, ठीक है ना। तो बी ऑप्शन क्या दिया है, बी ऑप्शन रैंक ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 1 कह रहा है। तो अब रैंक ऑफ डी हमारा n हो गया, n किस क्या है, 2 या 2 से बड़ा, क्वेश्चन में देख लीजिए दिया है, n का वैल्यू दिया है, n क्या बोल रहा है कि n हमारा 2 या 2 से बड़ा है। तो रैंक ऑफ डी हमारा क्या हो गया, n हो गया, n क्या है 2 या 2 से बड़ा है, कहने का मतलब रैंक ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 1, कह सकते हैं ना। n का वैल्यू हमारा 2 से बड़ा है, इसका मतलब 1 हमारा नहीं है, ठीक है। इसको समझने में कहीं दिक्कत बताइए, किसी को दिक्कत बी ऑप्शन समझने में, किसी को दिक्कत नहीं ना। तो सर सर क्लियर है सर बी भी नहीं हो सकता है सर इसमें, तो बी कैसे नहीं हुआ, डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल टू 1 हो गया और हम लोग कहाँ तक चलते चलते पहुंच गए, चलते चलते हम लोग कहाँ पहुंच गए, रैंक ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 1 पहुंचे ना। रास्ता सफर करते हुए यस डिटर्मिनेंट ऑफ डी इक्वल टू 1 से चलते गए, कहाँ पहुंच गए, रैंक ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 1, तो बी करेक्ट हुआ, अच्छा ठीक है। लेकिन बाकी ऑप्शन को भी देखिए अच्छा, क्योंकि सीखने का मौका मिलेगा, ठीक है ना। रैंक ऑफ डी इक्वल टू 1 कहने का मतलब 1 रैंक आया है, कहने का मतलब क्या है, रैंक का डेफिनेशन से देयर डज नॉट एग्जिस्ट एनी सब मैट्रिक्स any non-singular
सब मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर ग्रेटर देन 1, मतलब 1 से बड़ा ऑर्डर का कोई भी सब मैट्रिक्स हमको नहीं मिला जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, तभी तो हम 1 तक पहुंचे। अगर 2 ऑर्डर का हमको नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स मिल जाता तब हम रैंक 2 कहते। 3 ऑर्डर का नॉन सिंगुलर सब मैट्रिक्स मिल जाता तब हम लोग रैंक 3 कहते। 1 पहुंचे हैं मतलब 1 से बड़े ऑर्डर का सब मैट्रिक्स नहीं है जिसका डिटर्मिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है। ठीक है, रैंक ऑफ डी इक्वल टू 1 कहने कह रहे हैं, इसका मतलब क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ डी, डी का ऑर्डर क्या है, 1 से बड़ा है ना, ये हमारा 0 है। ठीक है, लेकिन ऑप्शन में क्या कह रहा है, डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 0, इसीलिए ये गलत। डेफिनेशन को इसीलिए समझना जरूरी है ना, डेफिनेशन को अच्छे से लैंग्वेज को समझ जाइएगा तब कोई दिक्कत नहीं। अब रैंक ऑफ डी बराबर एन कहने का मतलब ये पूरा जो मैट्रिक्स का ऑर्डर है उसी के बराबर रैंक हो गया। कहने का मतलब डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अब लेकिन यहाँ दिया क्या है, डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 1, इसका गारंटी हम लोग थोड़े लेंगे। डिटर्मिनेंट ऑफ डी नॉट इक्वल टू 0 का गारंटी लेंगे, नॉट इक्वल टू 1 का गारंटी हम लोग नहीं लेंगे। ऐसा क्यों, एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स ले लीजिए, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ऑर्डर हमारा कितना है, 3 है, 3 ग्रेटर देन 2 है कि नहीं। और रैंक ऑफ I3 क्या है हमारा, रैंक ऑफ I3 हमारा 3 है, लेकिन डिटर्मिनेंट सपोज ऐसे ले लेते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या है हमारा, 8 है, सॉरी आई ही लेना चाहिए था हमको। ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ I3 क्या है हमारा, 1 है, और यहाँ क्या कह रहा है, नॉट इक्वल टू 1, तो इसका गारंटी तो नहीं है डिटर्मिनेंट ऑफ डी नॉट इक्वल टू 1। हम गारंटी क्या दे सकते हैं, डिटर्मिनेंट ऑफ डी इज नॉट इक्वल टू 0 का गारंटी है, नॉट इक्वल टू 1 का गारंटी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए ऑप्शन डी भी गलत एकदम। ये सबको जब क्वेश्चन ये सबको रिवाइज कीजिएगा, है ना, जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम देते हैं एकदम जो इजी रहता है उसको छोड़कर ऑप्शन को देखना है, ऑप्शन क्यों सही नहीं हुआ, क्यों सही हुआ, ये सारा चीज़ देखना है, रिवाइज करना है। ठीक है ना, ऐसा नहीं कि ये रटा गया, ये क्वेश्चन है इसका तो ऑप्शन बी है, दोबारा देखने का क्यों जरूरत है, ऐसा नहीं। हर एक ऑप्शन का क्या मीनिंग है इसको समझते जाना है और रिवाइज करने के दौरान भी इसको समझना है। ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक किसी को दिक्कत? ठीक है, क्वेश्चन थोड़ा टफ लग सकता है लेकिन इस लेवल पे जाएंगे तो पीजीटी लेवल हम लोग आसानी से बना सकते हैं, है ना। और जो थ्योरी पढ़ाए हैं उससे बाहर का एक क्वेश्चन एकदम नहीं लेते हैं, तो इसीलिए घबराना नहीं है। लेट fx बी ए कैरेक्टरिस्टिक पोलिनोमियल ऑफ द 4x4 मैट्रिक्स। मैट्रिक्स दे दिया है 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0। ठीक है, देन रैंक ऑफ f ऑफ a क्या होगा, बताइए। 4 होगा सर।
ठीक है, ए का रैंक हम नहीं पूछ रहे हैं ना, किसका रैंक पूछ रहे हैं? एफ ऑफ ए, एफ ऑफ ए का एफ ऑफ रैंक, ए का, अच्छा। ए का रैंक नहीं पूछ रहे हो। एफ क्या है? कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। ठीक है, एक आध कंसेप्ट इसमें छुपा रहता है, बस क्वेश्चन टफ नहीं है, बस इसमें क्या है, एक कॉन्सेप्ट छुपा हुआ है। ठीक है, थोड़ा सोचिए, 1 मिनट सोचिए। सॉल्व करें इसको? जी कीजिए सर। देखिए, कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एफ एक्स, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा बताइए? क्या हो जाएगा कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन? ए माइनस लेम्डा। ठीक है, वो तो जो भी होगा, पॉलिनोमियल पे अगर हम जीरो इक्वेट कर देंगे तो इक्वेशन बनेगा। हाँ बनेगा। ठीक है, वो कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल क्या होगा? ये तो धोखा है, ये जो मैट्रिक्स दे दिया ना, ये धोखा है। कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल एफ एक्स बोल रहा है, तो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या होगा? एफ एक्स बराबर 0। कैले हैमिल्टन थ्योरम क्या कहता है? कैले हैमिल्टन थ्योरम कहता है कि x को a से रिप्लेस कर दो, f ऑफ a क्या हो जाएगा? 0 होगा। तो f ऑफ a के कैसा मैट्रिक्स बन गया? 0 मैट्रिक्स हो गया। f ऑफ a इज ए 0 मैट्रिक्स, इसका सारा एंट्री क्या है? 0 है। ऑल एंट्रीज ऑफ एफ ए आर 0। तब बताइए रैंक ऑफ एफ ए क्या होगा? 0। ठीक है, 0 होगा। ठीक है, क्वेश्चन टफ नहीं था, बस क्या था, कैले हैमिल्टन थ्योरम याद रखना था। ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ तक? नो सर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। लेट जे डिनोट द मैट्रिक्स of order 5 by 5 with all entries 1 and B be a matrix such that B बराबर क्या है? 0 J J0। then rank of B is 10 5 0 2। क्या होगा बताइए?
जीरो। जीरो ही होगा सर। देखिए जे जे में क्या है, सारा एंट्री जीरो होगा। 1 है। हाँ। देखिए हम मैट्रिक्स को बना रहे हैं। अच्छा, इसका ऑर्डर हम थोड़ा छोटा कर दें, 5/5। अच्छा 5/5 लिखें तो 5/5 ही रहने दीजिए। 1 1 1 1 1 इस तरह से है ना। जो राइट हैंड साइड कोने पे जो मैट्रिक्स है इसको हम लिख रहे हैं। पीछे हाँ। अच्छा, इसको बताने से पहले इस मैट्रिक्स का रैंक बताइए तो। 1 होगा। 1 होगा सर। हाँ, इसका रैंक 1 1 होगा। 1 होगा। 1 सर। हाँ 1 होगा। ये हमको कैलकुलेट करना है ना। तो इसका रैंक 1, इसका रैंक 1 है ना। कुछ आइडिया लगा पा रहे हैं? अगर रो ट्रांसफॉर्मेशन करके इसको ऐसे लिख सकते हैं, ठीक है। इसको नीचे ले आइए तो ये किस तरह से दिखेगा बताइए। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5। इसी तरह से इसको हटा देते हैं अभी। 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, ठीक है। अब इधर 0 है पूरा। ये कितना है, R1 R2 R3 R4। अच्छा, एक और रहेगा है ना, R5, ठीक है। पहले इतना ही, फिर R6 R7 R8 R9 R10। अब देखिए इसमें ट्रांसफॉर्मेशन क्या लगा रहे हैं, R2 R3 R4 R5 सबको क्या कर दीजिए, R2 माइनस R1, R3 माइनस R1, R4 माइनस R1, R5 माइनस R1। सिर्फ एगो बचेगा और बाकी सब 0 हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। इधर सब 0 हो जाएगा, इधर ये 0 है। फिर इसी तरह से R6 को क्या करेंगे हम लोग, सॉरी इधर R7 फिर एक बच। R7 माइनस R6 R8 माइनस R6 करेंगे तो यहाँ पर एक 1 1 1 बचेगा और बाकी सारा 0 हो जाएगा, ठीक है ना। बाकी सारा 0 हो गया, ये भी 0 हो गया। फिर हम लोग क्या करेंगे, इकोलॉन फॉर्म में बदलने के लिए, या फिर इकोलॉन फॉर्म यहाँ तक से भी आइडिया लगा सकते हैं। नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज कितना बचा, 2 बचा। तो रैंक ऑफ ए कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। 2 सर। थोड़ा सा इसमें क्या था, लेंथी था, लेकिन इसको हम लोग इजीली इमेजिन कर सकते थे, है ना। ये इमेजिन किया जा सकता था। यहाँ तक किसी को दिक्कत?
नो सर। और एक ले लेते हैं, इकेलॉन फॉर्म का ही है क्वेश्चन। कुछ पैटर्न पे आएगा क्वेश्चन जिसको कल दिखेगा बड़ा, ठीक है, लेकिन कैलकुलेट करना होगा आसान। व्हाट इज द रैंक ऑफ द फॉलोइंग, इसको हम चाहते हैं कि आप लोग बनाइए कॉपी पे, रफ पे, इकेलॉन फॉर्म का ही यूज करके। ठीक है, कैलकुलेट करना काफ़ी आसान है। 1 2 3 4 5, ठीक है, 1 2 2 2 2, 1 2 3 3 3, 1 2 3 4 4, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसका रैंक बताइए। ठीक है, कैलकुलेट कीजिए, 2 मिनट का टाइम लीजिए। किन्हीं का हो जाएगा तो बताइएगा। रो ट्रांसफॉर्मेशन करके इकेलॉन फॉर्म में बदलिए। सर 5 होगा क्या? ठीक है, 5 आ जा रहा है ना, आंसर करेक्ट है। 5 ही होगा, ठीक है, जो नहीं क्योंकि पूरा 0 होबे नहीं करेगा सर। सबसे बन जा रहा है ये। सर ठीक है, अगर R1 से सारे रो को घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, ये 0 0 0 0 हो जाएगा, और सब में एक एक कम हो जाएगा, है ना, एक एक कम हो जाएगा। 1 2 2 2 1, सॉरी, इसमें एक कम कर दिए, इसमें एक कम कर दिए, इसमें एक कम कर देते हैं, फिर इसमें एक कम कर देते हैं। ठीक है, इसको फिर करेंगे तो क्या बच जाएगा, ये दोनों को छोड़ दीजिए, यहाँ पर 1 1 1 हो जाएगा। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, सब में एक एक कम कर दीजिए, एक एक कम होता जाएगा। 2 2, ये 0, ये 1, ठीक है, ये 2 और ये 3, फिर एक एक कम हो जाएगा, ये 0 ये 0, है ना, ये 1 1 बचेगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 2 हो जाएगा, और दूसरी बार में ये 0 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। तो क्या देख रहे हैं हम, नंबर ऑफ इंडिपेंडेंट, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इकेलॉन फॉर्म इक्वल टू 5 था। तो मैट्रिक्स बड़ा था लेकिन कैलकुलेट करना उतना टफ नहीं था, है ना, काफ़ी आसान था। तो आज इतना ही रहने देते हैं, अब नेक्स्ट डे हम लोग पढ़ेंगे। नेक्स्ट डे हम लोग सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन और रैंक में क्या संबंध है वो हम लोग देखेंगे। हम लोग पहले से ही पढ़ चुके हैं, उसी को रैंक के थ्रू हम लोग देखेंगे। ठीक है, और टाइम बचेगा तो हम लोग सिमिलर मैट्रिसेस, आप लोग के सिलेबस में होगा, देखिएगा, सिमिलर मैट्रिसेस हम लोग देखेंगे। ठीक है, कल आप लोग का क्लास होगा, हम बता दें, क्योंकि इस वीकेंड एक आध क्लास मिस हो सकता है, इसीलिए कल हम क्लास रखे हैं। ठीक है ना, तो कल क्लास अटेंड करना है। सर एक नंबर है व्हाट्सएप में